आज मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के बारे में। मेरी लॉ अवेयरनेस इंडिया चैनल को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धारा 482 हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताती है, यानी कि हाईकोर्ट के इनहरेंट पावर के बारे में बताती है। आज मैं आपको बताऊंगा धारा 482 क्या कहती है, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास कौन सी शक्तियां है, धारा 482 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। कुछ केस लॉ के साथ मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। धारा 482 सीआरपीसी 1973 के 37th मिससिलेनियस यानी कि कई तरह का अध्याय के अंदर आती है। सीआरपीसी धारा 482 कहती है, सेविंग ऑफ इनहरेंट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। यानी इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निर्वारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। पावर ऑफ द हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास कौन सी शक्तियां है। एक, कॉस एफआईआर को रद्द करना। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से कॉस का अर्थ है टू ओवरथ्रू और अबेट और वैकेट और मेक वॉइड, यानी कि उल्टाना या रद्द करना या खाली करना या शून्य करना। 2, स्टॉप इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल को रोकना। 3, किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जो उच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालत में लंबित है। 4, जब कोई अन्य उपाय कोड में उपलब्ध न हो और जहां कानून द्वारा कोई विशिष्ट प्रावधान प्रदान किया गया न हो। आइए अब हम इन कुछ पहलुओं पर थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि कब हम धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ए, किसी भी एफआईआर में गलत तरीके से शिकायतकर्ता ने नाम दर्ज करवाया हो। बी, किसी भी गवाह की दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन लेने की दरखास्त को अधीनस्थ अदालत ने रद्द कर दी गई हो। सी, सीआरपीसी धारा 91 समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग यानी दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। यदि किसी ऐसे मामले में इन धारा के तहत अधीनस्थ अदालत समन्स इश्यू नहीं करती है या थाना प्रभारी कोई भी अधिकारी मामले में आवश्यक दस्तावेज या अन्य चीज न्यायालय में पेश नहीं करता है और न्यायालय भी कुछ नहीं करती, ऐसे मामले। डी, किसी मामले में अपराधी की रिमांड के आदेश जारी किए हैं तो रिमांड रद्द करने और समय कम करने के लिए। ई, सीआरपीसी धारा 125 के तहत ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स यानी कि पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश। ऐसे मामले लंबित थे उसी समय पे अधीनस्थ न्यायालय ने भरण पोषण देने के आदेश दिए हो। एफ, किसी अधीनस्थ अदालत ने नार्कोटिकल टेस्ट करने की परमिशन दे दी गई हो या रद्द कर दी गई हो। जी, सीआरपीसी की धारा 328 प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्यूज बीइंग ल्यूनेटिक, कोई पागल व्यक्ति ने अपराध किया हो वो मामले की अदालती कार्यवाही को रोकने की दरखास्त रद्द कर दी गई हो। एच, अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर न लिखे तो। आई, अधीनस्थ अदालत ने शिकायत रद्द कर दी गई हो। जे, कोई भी क्राइम सिविल नेचर का है और उसे आपराधिक रूप दे दिया गया हो, ऐसे मामले। के, गलत तरीके से एफआईआर और चार्ज फ्रेम किया हो तब धारा ऐड की गई हो। एल, सीआरपीसी धारा 319 पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस यानी कि अपराध के दोषी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति। ऐसे मामलों में अधीनस्थ न्यायालय शिकायतकर्ता के आवेदन पर
अन्य व्यक्ति को अपराधी के रूप में जोड़ने की अनुमति देती है या आवेदन रद्द करती है। एम सीआरपीसी की धारा 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी, यानी कि किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है, ऐसे किसी मामले में गलत तरीके से किसी को अपराध में जोड़ के एफआईआर में नाम लिखवा दिया हो। एन सीआरपीसी की धारा 177 के तहत ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, यानी कि पूछताछ और परीक्षण का सामान्य स्थान, ऐसे किसी मामले में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न हो, ऐसे मामले। ओ सीआरपीसी धारा 451 ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में कार्यवाही लंबित होने पर भी संपत्ति की अभिरक्षा और निपटाने का आदेश। इस तरह के मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती कर सकते हैं। पी सीआरपीसी सेक्शन 320 के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि समझौते के पात्र ऑफेंस, ऐसे मामले में समझौता हो जाता है, ऐसे मामले क्यों नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि समझौते के अयोग्य गंभीर किस्म के अपराध में समझौता हुआ है, तो ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। आर किसी भी आपराधिक मामले में जांच ठीक से नहीं की गई हो और चार्जशीट फाइल कर दी गई हो, ऐसे मामले। एस किसी मामले में किसी व्यक्तियों को जांचने के लिए आप बुलाना चाहते हो और ऐसी किसी अर्जी पे अर्जी रद्द कर दी गई हो। What is Supreme Court guideline for section 482 of CRPC with case law? CRPC की धारा 482 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, आइए हम जानते कुछ केस लॉ के साथ। मोहम्मद अलाउद्दीन खान बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और अपराधी के बीच एक सिविल मामले की मात्र पेंडेंसी आपराधिक मामले को खत्म करने का कारण नहीं हो सकती है। नारायण मल्लारी थोरट बनाम विनायक देवराम भगत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक अन्वेषण के पूरा होने से पहले एक उच्च न्यायालय आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक याचिका में इस पहलू पर नहीं जा सकती है कि आरोपी की ओर से मामले में अपेक्षित मानसिक तत्व, यानी कि मैनश्रिया या आशय मौजूद था या नहीं। दिनेश भाई चंदूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जांचने के लिए कि क्या एफआईआर की तथ्यात्मक सामग्री किसी की प्रथम दृष्टा संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है या नहीं, एक जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकती है और न ही यह अपीलीय अदालत की तरह अपनी शक्तियों को प्रयोग कर सकती है। जितेंद्र कुमार बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय के लिए यह कारण बताना अनिवार्य है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को अनुमति क्यों दी गई और अनुमति क्यों रद्द कर दी गई है। प्रो आर के विजय सारथी बनाम सुधा सीताराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि एक उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे मामले की जांच की जा सकती है जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है, परंतु जिसे आपराधिक मामला बनाया जा रहा है। आनंद कुमार मोहत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस मामले में जस्टिस एस ए बोबड़े और नागेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि यह मानना अन्याय होगा कि व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही में एफआईआर के स्टेज पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका को सुन सकता था, यहां तक कि इस याचिका के लंबित रहते यदि चार्जशीट दायर भी हो गई हो तो भी इसे सुना जा सकता है। आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीआरपीसी 1973 के दायरे में सीमित कर दिया है,
इस फैसले में कहा गया था कि सीआरपीसी में विशिष्ट प्रावधानों द्वारा सीधे कवर किए जाने वाले मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू नहीं किया जा सकता। लैंडमार्क जज हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 AIR 604, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। एक, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में कथित आरोप या परिवाद में उल्लिखित आरोपों के आधार पर अभियुक्त यानी कि एक्यूज के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टा अपराध नहीं बनता है। दो, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में उल्लिखित आरोप में से कोई संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट न होता हो। त्रण, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लिखे गए आरोपों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध न बनता हो। चार, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद पर संज्ञेय अपराध के बजाय असंज्ञेय अपराध का कारित होना साबित हो। 5, जहां FIR और परिवाद में लगाए गए आरोप व्यर्थ है, जिनके आधार पर कोई अपराध न बनता हो और अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही का कारण न हो। 6, जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन पीड़ित पक्षकार को विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो। 7, जहां एक आपराधिक कार्यवाही प्रकृत रूप से बदनीयत से होती है और जहां कार्यवाही के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से अपराधी के साथ प्रतिशोध लेने के मकसद से शुरू की गई है, साथ में निजी मामले में अपराधी को दबाने के लिए की गई हो। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां आंशिक रूप से प्रशासनिक और आंशिक रूप से न्यायिक है। हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां यानी कि इनहरेंट पावर का मतलब ये नहीं कि मनमाना उपयोग किया जाए। इस धारा का उपयोग न्याय के हितों को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय अपनी इन शक्तियों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कर सकती है। मेरी लॉ अवेयरनेस इंडिया चैनल से जुड़े रहिए और अपने प्रश्न कमेंट में कीजिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।